दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक जगह से अचानक से 3 लड़कियां गायब हो जाती हैं और इसी केस के सिलसिले में पुलिस एक कपल के पीछे पड़ जाती है। क्या सच में लड़कियों के गायब होने के पीछे इस कपल का हाथ है या फिर इन सब के पीछे कोई और ही है? आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखना, अंत में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, इस मूवी के क्लाइमेक्स में आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। देर रात को वो कार से कहीं जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उनके सामने एक ट्रक आ जाता है और इनकी कार ट्रक से टकरा जाता है और ट्रक से टकराने के कारण इनकी कार पलट जाती है और हमें एक खतरनाक एक्सीडेंट देखने को मिलता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और सीधा 7 साल बाद हम देखते हैं वो दोनों पति पत्नी उस एक्सीडेंट में मरे नहीं हैं, वो दोनों जिंदा हैं। यहाँ पे पति का नाम थॉमस और पत्नी का नाम रितु है। थॉमस बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, पर रितु एक हाउसवाइफ है, पर पेंटिंग बनाना उसकी हॉबी है। फिर एक दिन सुबह हम देखते हैं रितु अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है, पर थोड़ी देर बाद वो खुद ही ये बात भूल जाती है और रीमा से पूछती है कि बच्चे स्कूल चले गए क्या? तो रीमा कहती है, मैडम अभी 5 मिनट पहले आप ही ने बच्चों को स्कूल भेजा है। दोस्तों, रीमा रोज इनके यहाँ काम करने आती है। फिर रितु एक कमरे में जाती है जहाँ पे एक डायरी होती है। फिर ये उसे पढ़ने लगती है। दरअसल डायरी में उसके पति के बारे में लिखा हुआ होता है, जैसे कि उसका नाम क्या है और वो क्या करता है। दरअसल दोस्तों, 7 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद रितु को एमनीसिया की बीमारी हो गई है, जिसके चलते वो हर कुछ घंटों में सिर्फ कुछ ही चीजों को छोड़ के बाकी सब कुछ भूल जाती है और इसीलिए उसने इस डायरी में सब कुछ लिख रखी है। फिर हम देखते हैं रितु पेंटिंग करने लगती है और वो बोगनवेलिया की एक बढ़िया सा पेंटिंग बनाती है। तो इन दोनों का डेली रूटीन यही है। रोज सुबह थॉमस अस्पताल चला जाता है और रितु बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पेंटिंग करने बैठ जाती है और शाम को थॉमस और बच्चे घर वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं थॉमस रितु से बहुत प्यार करता है और वो रितु का बहुत ख्याल भी रखता है। फिर आगे हमें ये पता चलता है कि रितु के भूलने की बीमारी के चलते वो हर बार सिर्फ बोगनवेलिया का पेंटिंग बना पाती है। वो बहुत कोशिश के बाद भी अलग कुछ बना नहीं पाती है। पर अच्छी बात यह है कि चाहे रितु कितनी भी बार बोगनवेलिया की पेंटिंग क्यों ना बना ले, पर जैसे ही वो उस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी में पहुंचा देती है वो तुरंत बिक जाती है। पर उसकी पेंटिंग को आखिर खरीदता कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर एक दिन रात को रितु कहती है, देखो हमारा ये घर एक सुनसान इलाके में है, हमें चोरों से बचने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। तो अगले दिन थॉमस घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रितु टीवी देख रही होती है, तभी वो न्यूज में देखती है एक एमएलए की बेटी लापता है। दरअसल उसे आखिरी बार कुछ हफ्ते पहले देखा गया था। रितु टीवी पे उस लड़की के फोटो को देखने के बाद सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि उसने इस लड़की को कहीं तो देखा है, पर उसे ये याद नहीं आ रहा होता है। तो रीमा कहती है, अरे मैडम, कुछ दिन पहले हम जब सब्जी खरीदने गए थे तब पुलिस हमें इस लड़की की फोटो दिखा रही थी। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और रात को हम देखते हैं रितु की अचानक से आंख खुल जाती है। तो वो देखती है थॉमस के सर से खून निकल रहा होता है और वो बेड पे बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ होता है। पर तभी अचानक से एक बंदा पीछे से रितु की गला दबाने लगता है और रितु छटपटाने लगती है। फिर ये सीन भी यहीं पे कट हो जाता है। एग्जैक्टली आगे क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं रितु और थॉमस दोनों सही सलामत हैं और हाँ, थॉमस के सर पे थोड़ा सा चोट लगा था
जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट कर लिया है। और हमें ये पता चलता है कि कल इनके घर एक चोर घुसा था। पर आश्चर्य की बात यह है कि इनके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, इसीलिए थॉमस इसके बारे में पुलिस कंप्लेन नहीं करता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रितु को उसकी ब्रेसलेट नहीं मिलती है। रितु को वो ब्रेसलेट बहुत प्यारी थी। फिर ब्रेसलेट को ढूंढने में रीमा भी रितु की मदद करती है। ये दोनों घर में सब जगह देख लेते हैं पर कहीं भी उन्हें वो ब्रेसलेट नहीं मिलती है। फिर रीमा कहती है, मैडम कहीं वो ब्रेसलेट आपके कार में तो नहीं गिर गया है? बस उसे ही चेक करना बाकी रह गया है। मुझे लगता है जरूर वो ब्रेसलेट कार में ही होगा। फिर ये दोनों कार के अंदर भी ब्रेसलेट को ढूंढते हैं पर ब्रेसलेट उन्हें वहां पे भी नहीं मिलता है। तो रीमा कहती है, मैडम कुछ दिन पहले सर ने आपकी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए दिया था। हो सकता है उस सर्विसिंग सेंटर वाले को गाड़ी के अंदर से ब्रेसलेट मिला हो पर वो सर को इसके बारे में बताना भूल गया हो। फिर रीमा अपने पति बीजू को बुलाती है और ये तीनों उस सर्विसिंग सेंटर में जाते हैं और उस ब्रेसलेट के बारे में पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि पिछले 3 महीने से थॉमस अपनी कार को सर्विसिंग करने के लिए यहाँ पे नहीं लाया है। फिर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और रात को रितु जब इसके बारे में थॉमस से पूछती है तो वो बताता है, उस रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो चोर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था। तब मैं तुरंत एक टेबल लैंप उठाया और चोर के सर पे दे मारा। फिर चोर यहाँ से भागने लगा। फिर हम दोनों ने भी उसका पीछा किया पर थोड़ा आगे जाने के बाद वो ब्रिज से नीचे कूद गया और इधर मेरे सर से ब्लीडिंग होने के कारण मुझे चक्कर आने लगा और मैं ड्राइविंग करने के हालत में नहीं रहा। तब तुम खुद ड्राइव करके मुझे अस्पताल ले गए और इसी बीच थोड़ा खून कार में भी गिर गया था। इसीलिए उसे साफ करवाने के लिए मैंने अपनी कार को एक छोटा मोटा सर्विसिंग सेंटर पे दे दिया। थॉमस से ये सब सुनने के बाद रितु का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं बहुत दिनों के बाद रितु बोगनवेलिया के अलावा कुछ अलग पेंटिंग करती है। फिर वो रैबिट और बैटमैन के लोगो वाला पेंटिंग को अपने बच्चों को दे देती है और वो दोनों भी इन पेंटिंग्स को पाके बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं किसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एसीपी डेविड थॉमस के घर आते हैं। दरअसल उन्हें रितु से कुछ पूछताछ करना था। दोस्तों एसीपी डेविड जो एमएलए की बेटी गायब हुई है उसी से रिलेटेड रितु से कुछ पूछताछ करने आए हैं। दरअसल जिस एरिया से एमएलए की बेटी गायब हुई थी उसी दिन बिल्कुल उसी एरिया के सीसीटीवी फुटेज में रितु को कैप्चर किया गया है। एसीपी रितु से जब इसके बारे में पूछते हैं तो रितु कहती है उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर थॉमस एसीपी को साइड पे लेके उन्हें यह बता देता है कि उसकी पत्नी को एमनेसिया की बीमारी है जिसके चलते वो सब कुछ भूल जाती है। इसीलिए अगर वो आपसे कह रही है कि उसे याद नहीं है इसका मतलब उसे सच में कुछ याद नहीं है। फिर एसीपी यहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों को कल पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हम देखते हैं जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने के लिए एसीपी मीरा नाम की एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं। फिर ये सब मिलके वापस से रितु से पूछताछ करते हैं और रितु की जवाब आज भी वही होता है कि उसे सच में कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन असल में क्या हुआ था और ये वहाँ पे क्या करने गई थी। फिर रितु कहती है मेरे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। फिर रितु यहाँ से चली जाती है। फिर ये सिलसिला चलता रहता है। पुलिस बार बार रितु को पुलिस स्टेशन बुला के उससे पूछताछ करती है पर उनके हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। फिर एक दिन एसीपी थॉमस को बुलाते हैं और उसे कहते हैं देखिए हमें पूरा शक है कि एमएलए की बेटी के साथ क्या हुआ है ये रितु को अच्छे से पता है पर वो हमें बता नहीं रही है। पता नहीं क्यों पर वो जानबूझ के हमसे सच्चाई छुपा रही है। तो थॉमस कहता है सर वो बातें तब छुपाएगी ना जब उसे कुछ याद रहेगा। वो सच में सब कुछ भूल चुकी है। अगर उसके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने के बाद भी आपको ये लगता है कि वो आपसे झूठ बोल रही है तो मैं आपको समझा नहीं सकता। आपको जो समझना है समझिए। और हाँ आपको एक और बात बतानी है, असल में हमारा कोई बच्चा ही नहीं है, वो सब रितु की हेलुसिनेशन है। वो ऐसे ही कई सारे कहानी अपने कल्पनाओं में खुद बना लेती है। थॉमस से ये सुनने के बाद
एसीपी शॉक हो जाते हैं। फिर अगले दिन एसीपी रितु से मिलने उसके घर आते हैं और उसे एक बंदे का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, क्या आप इस बंदे को जानती हैं? तो रितु कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। दरअसल आज सुबह पुलिस को इस बंदे की लाश मिली है। ये बंदा एक क्रिमिनल था। इसके ऊपर चोरी डकैती के कई सारे केस चल रहे हैं और इस बंदे के लाश के पास से पुलिस को एक ब्रेसलेट मिला है। और दोस्तों, ये वही ब्रेसलेट है जिसे कुछ दिन पहले रितु ढूंढ रही थी। एसीपी जब रितु से कहते हैं, क्या ये आपकी ब्रेसलेट है? तो वो मना कर देती है। वो कहती है, मेरी ब्रेसलेट तो मेरे हाथ में है, पता नहीं ये किसका है। फिर रितु यहाँ से उठ के बाहर चली जाती है। फिर थॉमस कहता है, दरअसल कुछ दिन पहले हमारे घर में एक चोर घुसा था, पर मैंने उसे भगा दिया और बाद में देखा तो उसने घर से कुछ भी चुराया नहीं था। पर बाद में पता चला कि रितु की ब्रेसलेट गायब है। इसका मतलब वो चोर जाते जाते रितु की ब्रेसलेट अपने साथ ले गया था और रितु उस ब्रेसलेट को लेके बहुत टेंशन हो रही थी। इसलिए मैंने दुकान से बिल्कुल उसी तरह दिखने वाला एक और ब्रेसलेट लाके रितु को पहना दिया और अब वो ये सब भूल चुकी है। फिर एसीपी बताते हैं, पिछले कुछ दिनों में 3 लड़कियां गायब हुई हैं। वो जिंदा है या मर चुकी हैं, पुलिस को अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। फिर एसीपी रितु को उन तीनों लड़कियों की फोटो दिखाते हैं। इन फोटोज को देखने के बाद भी रितु को इनसे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं आता है। फिर पुलिस रितु को उन सभी जगह पे ले जाता है जहाँ पे उन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था, इस उम्मीद से कि शायद वहाँ पे जाके रितु को कुछ याद आ जाए। पर ऐसा नहीं होता है। रितु को फिर भी कुछ भी याद नहीं आता है। फिर अगले दिन मीरा को पता चलता है कि रितु पेंटिंग भी बनाती है और उन पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी से कोई खरीद भी लेता है। फिर मीरा रितु के साथ उस आर्ट गैलरी में जाती है और इवेंट मैनेजर से पूछती है कि रितु की पेंटिंग्स को कौन खरीदता है। तो वो बताता है, रितु की पेंटिंग को कोई और नहीं, उन्हीं के पति डॉक्टर थॉमस खरीदते हैं। ये बात मीरा को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो रितु से पूछती है, अभी डॉक्टर थॉमस मुझे कहाँ मिलेंगे? तो वो बताती है, शायद अभी वो उनके फार्म हाउस में होंगे। फिर मीरा अकेले ही थॉमस से मिलने फार्म हाउस चली जाती है और उससे मीरा की पेंटिंग्स के बारे में पूछती है। फिर थॉमस उसे उन सभी पेंटिंग्स को दिखाता है जिन्हें वो खरीदा होता है। फिर थॉमस मीरा से कहता है कि पेंटिंग बनाते वक्त रितु खुश रहती है और मैं जानबूझ के उसे बिना बताए उसकी सभी पेंटिंग्स को खरीद लेता हूँ ताकि उसे बुरा ना लगे और वो खुद को मोटिवेट फील करे और ऐसे ही हमेशा पेंटिंग बनाते रहे। फिर मीरा थॉमस से पूछती है, क्या यह फार्म हाउस आपका है? तो थॉमस कहता है, हाँ, मेरे दादाजी मरने से पहले इसे मेरे नाम पे कर दिया था। फिर मीरा यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन अचानक से एसीपी इनके घर आ जाते हैं और इनके घर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। तो वो देखते हैं मीरा कल रितु से मिलने आई थी और इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होता है और फिर मीरा यहाँ से वापस चली जाती है। पर वो जाते वक्त अपने साथ कुछ लेके जाती है जो कि दिखने में पेंटिंग जैसा कुछ लग रहा था। दरअसल मीरा कल रात से गायब है। फिर एसीपी रितु से पूछते हैं, कल मीरा ने आपसे क्या कहा था? तो रितु कहती है, मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर एसीपी यहाँ से निराश होके चले जाते हैं। फिर एसीपी के जाने के थोड़ी देर बाद रीमा आ जाती है। रीमा के आते ही थॉमस जल्दबाजी में फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। फिर वो फार्म हाउस पहुँच के सबसे पहले फ्रिज से कुछ मीट निकाल के उन्हें गर्म करता है। फिर वो उन्हें कुत्तों को खिला देता है और कुछ मीट वो खुद भी दारू के साथ खाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। थॉमस का बचपन अपने दादाजी के साथ गुजरा है। वो उस टाइम एक जमींदार थे और पूरे गांव में उनकी एक अलग खातिरदारी थी। थॉमस के दादाजी एक नंबर के अयास आदमी थे। वो गांव की लड़कियों को जबरदस्ती उठा के उनके साथ गलत काम करते थे और कभी कभी उन्हें जान से मार डालते थे और उन्हें ये सब करते वक्त थॉमस छुपके उन्हें देख रहा था। थॉमस के दादाजी के पास एक छड़ी था, उसके अंदर एक चाकू जैसा कुछ था। वो उसी से लड़कियों को जान से मारते थे। फिर हम थॉमस के पास उसी छड़ी को देखते हैं जो कभी उसके दादाजी के पास हुआ करता था। फिर थॉमस फार्म हाउस के एक सीक्रेट कमरे में जाता है और हम देखते हैं इस कमरे के अंदर वो मीरा को बांध के रखा है। इसका मतलब अब तक जो 3 लड़कियां लापता हुई हैं
उनके लापता होने के पीछे थॉमस का ही हाथ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋतु फिर से सीसीटीवी फुटेज को देख रही होती है, तो वो देखती है मीरा ऋतु को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद ऋतु रोने लगती है। पर अभी उसे वो याद ही नहीं है कि कल मीरा ने उसे क्या कहा था। पर रितिका को एक चीज याद आता है कि मीरा ने उसे जो भी कहा था उसने उसे एक पेपर में लिख के अपने बेड के नीचे छुपा दिया था। फिर वो जब बेड के नीचे चेक करती है तो वहाँ पे कोई भी पेपर नहीं होता है। दरअसल आज सुबह थॉमस ने उस पेपर को वहाँ से निकाल लिया है जिसमें लिखा था कि ऋतु की कोई बच्चे नहीं हैं, वो सब ऋतु की कल्पना है। दरअसल कल रात मीरा ने ऋतु को यही कहा था और इसे सुनने के बाद ऋतु रोने लगी थी। फिर ऋतु रीमा से कहती है, कल जब मीरा मुझसे मिलने आई थी तब तुम कहाँ पे थी? तो रीमा कहती है, कल मैं घर जल्दी चली गई थी। फिर ऋतु रीमा से कहती है, तुम अपने पति बीजू को बुलाओ, मुझे थॉमस के पास जाना है। दोस्तों, अब आप में से कोई ये भी कह सकता है कि ऋतु को तो खुद ड्राइविंग आती है, तो फिर वो बीजू को क्यों बुला रही है? दरअसल दोस्तों, ऋतु को खुद भी ये याद नहीं है कि उसे ड्राइविंग आती है। फिर थोड़ी देर बाद बीजू आता है और ये तीनों फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। पर थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से एक गेट के सामने ऋतु गाड़ी को रोकने के लिए कहती है। दरअसल उसे याद आता है कि ये मीरा का घर है। फिर रीमा अंदर जाके पता करती है तो ये पता चलता है कल रात मीरा को एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी थी और फिर वो उसे चेक करने घर से बाहर आई थी और तब से वो लापता है। फिर ऋतु को हल्का हल्का कुछ याद आता है कि शायद कल रात मीरा से मिलने ऋतु खुद थॉमस के साथ आई थी। फिर ये तीनों यहाँ से सीधा फार्म हाउस पहुँच जाते हैं तो हम देखते हैं थॉमस मीरा को बस मारने ही वाला होता है, तभी उसे एक कार के आने की आवाज सुनाई देता है। तो वो अपने काम को आधे में छोड़ के फटाफट उस कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा खोल के देखता है तो सामने ऋतु और रीमा होते हैं। फिर वो ऋतु और रीमा को अंदर बुला के बैठने के लिए कहता है और खुद बीजू से कुछ बात करने के लिए बाहर चला जाता है। पर जाते जाते वो बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। फिर थॉमस बीजू को बहुत मारता है क्योंकि उसी ने थॉमस को बिना बताए ऋतु को यहाँ पे ले आया है। और उधर घर के अंदर से ऋतु और रीमा भी चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज उसे मत मारो, उसे जाने दो। पर थॉमस उनकी एक नहीं सुनता है और बीजू को जान से मार डालता है। फिर थॉमस इन दोनों को भी उस सीक्रेट कमरे के अंदर ले जाता है। फिर वो रीमा को भी बेहोश कर देता है और ऋतु की तरफ एक इंजेक्शन फेंक के कहता है, जल्दी से ये इंजेक्शन लगा लो और सो जाओ और वैसे भी सुबह तक तुम सब कुछ भूल ही जाओगे। पर ऋतु इंजेक्शन लगाने के लिए मना कर देती है तो थॉमस गुस्से में उसके ऊपर गन तान देता है और उसे इंजेक्शन लगाने के लिए धमकाता है। पर ऋतु चालाकी से वो इंजेक्शन थॉमस के पैर में लगा देती है और तभी मीरा जो तब से बेहोश पड़ी हुई थी उसे होश आ जाता है और वो पीछे से थॉमस का गला दबाने लगती है और ऋतु को पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुलाने के लिए कहती है। पर ऋतु को पुलिस का नंबर भी याद नहीं होता है। फिर हम देखते हैं थॉमस जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेता है। पर अब हम देखते हैं ऋतु वह गन उठा लेती है और थॉमस के तरफ तान देती है। तो थॉमस कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मीरा है जिसने हमें यहाँ पे ले आया है, तुम एक काम करो, तुम मीरा को मार डालो। पर इस बार ऋतु थॉमस की बातों में नहीं आती है और गन को थॉमस की तरफ तान के फायर कर देती है और गोली जाके सीधा थॉमस के कंधे पे लगती है और वो जख्मी हो जाता है। और तभी रीमा को भी होश आ जाता है और वो गुस्से में एक चेयर से थॉमस के ऊपर हमला कर देती है और थॉमस बेहोश हो जाता है। फिर मीरा एसीपी को कॉल करती है और वो लोग तुरंत यहाँ पे पहुंच जाते हैं और थॉमस को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर अगले दिन मीरा और एसीपी ऋतु को फिर से पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल थॉमस बहुत चालाक था, वो ऋतु की इसी भूलने की बीमारी का फायदा उठाता था। लड़कियों को किडनैप करने के लिए वो ऋतु का इस्तेमाल करता था। ऋतु उन्हें कुछ भी कह के उन लड़कियों को गाड़ी तक ले आती थी। फिर थॉमस उन्हें बेहोश करके अपने साथ ले जाता था। फिर वो घर जाके जबरदस्ती ऋतु को पकड़ के बाथटब में डुबाता था और फिर जब उसे होश आता था
तब तक वो सब कुछ भूल चुकी होती है और रितु जो भी पेंटिंग बनाती है वो सब उस गायब हुए लड़कियों से कनेक्टेड है। और गायब होने से पहले मीरा जब रितु से मिलने आई थी तब उसने रैबिट और बैटमैन लोगो वाला पेंटिंग देखा था। इन पेंटिंग्स को देखने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि ये पेंटिंग उन गायब हुए लड़कियों के साथ कनेक्टेड है। तो वो इन दोनों कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए उस दिन जाते वक्त इन पेंटिंग्स को अपने साथ ले गई थी और रात को वो समझ जाती है इन पेंटिंग्स और गायब हुए लड़कियों में क्या कनेक्शन है। पर इससे पहले कि वो इसके बारे में एसीपी को बता पाती तभी वहाँ पे रितु आ जाती है और फिर मीरा जैसे ही गेट से बाहर जाती है थॉमस उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर यहाँ पे आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल थॉमस के फार्म हाउस से पुलिस को 13 लड़कियों की आईडी कार्ड्स मिला है और उन लड़कियों से जुड़ा हुआ बहुत सारे सामान भी मिला है। और इन 13 लड़कियों में से 12 को तो थॉमस ने जान से मार डाला है। सिर्फ एक लड़की जिंदा बच पाई है। वो लड़की कोई और नहीं रितु खुद है। दरअसल रितु थॉमस की पत्नी नहीं है, थॉमस ने इसे भी किडनैप किया था। दरअसल हमने इस मूवी के शुरुआत में जो सीन देखा था उस रात थॉमस रितु को किडनैप करके ले जा रहा था पर तभी वो एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक्सीडेंट के बाद जब उसे इसकी बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो उसका फायदा उठाने का सोचता है और फिर समाज के सामने वो दोनों पति पत्नी बन के रहने लगे। पर रितु की नाम भी नकली है, उसका असली नाम एस्थर इमानुएल है। ये सब जानने के बाद वो पूरा शॉक हो जाती है। और हाँ, पुलिस को एक भी लड़की की लाश इसीलिए नहीं मिली क्योंकि थॉमस ने सबको मारने के बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके उन्हें पहले फ्रिज में रखता था और बाद में वो थोड़ा थोड़ा करके अपने कुत्तों और सुअरों को खिला देता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।